रेजिस्टेंस चैप्टर का एक लेंदी बट सारे कॉन्सेप्ट्स का कह लो मिलाव एक क्वेश्चन है ये वाला। एंड सारे कॉन्सेप्ट्स का मिलाव चलने से पहले हम यहाँ वाला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है ना कि एक सिलेंडर अंदर है, पीछे यहाँ पर स्फीयर था तो हम सिलेंडर पे दोबारा किए थे। स्फेरिकल शेल लेना और सीरीज़ होना, किस तरीके से करंट पास हो रहा है, एल और ए का क्या मतलब है उसकी बात यहाँ पर है। ये एक बाहरी सिलेंडर है, एक अंदर सिलेंडर है, अंदर हॉलो है, सिलेंड्रिकल हॉलो ही है, मतलब कि इसके बीच में ही मटेरियल भरा है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। अब कह रहा है कि यहाँ बैटरी लगी है और मान लो यहाँ पोटेंशियल भी है, यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है। ये दिया नहीं गया है लेकिन इसको बोल दिया गया है रेजिस्टेंस फाइंड करो इसका। तो हम क्या मानेंगे कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन तो भैया अगर यहाँ हाई पोटेंशियल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके इधर फ्लो होगा। सॉरी डायरेक्शन उल्टा बना दिया, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल देना था, यहाँ ज़ीरो देना था, तभी हमारा जो है चार्ज ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, करंट मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल देखो यहाँ जा रहा है तो शुरू वाली बात को भूल जाओ। जो करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो करंट कैसे जा रहा है? अब करंट लेयर बाय लेयर एक एक जो सिलेंड्रिकल शेल 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 करके करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो उंगली देखो, शेल 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 मतलब सब के सब सीरीज़ में है। सीरीज़ और पैरेलल जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। लेंथ क्या होता है? देखो लेंथ इज़ द डिस्टेंस, मतलब अगर मेरा देखो ऐसे शेल 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 जा रहा है ना, तो एक एट इंस्टेंट वो जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा या फिर बोल लो मेरा जो चार्ज होगा, जो करंट होगा, वो एक शेल के थिकनेस के अंदर जाएगा, वो होगी। मतलब वो जो करंट जा रही है ना वो कितना दूर गया, अब वो शेल के थिकनेस में जाता है ऐसे ऐसे केसेस में, तो वो हो जाता है यहाँ पर हमारा एल। और ए क्या होगा? ए मतलब वो उस शेल का जो हमने शेल माना है उस, जैसे अब यहाँ देखो ये शेल है ना, डी एक्स थिकनेस की शेल थी एक्स की दूरी पर, तो इस शेल का जो है एरिया हम लेंगे। तो एरिया क्या होगा? 2πr_l। 2πr_l में r की वैल्यू क्या हो जाएगी? x। ठीक है, तो यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ से जानने वाली बात ये थी कि सीरीज़ और पैरेलल में होता है और करंट किस तरीके से चलता है। एल का क्या मतलब है? एल इज़ द लेंथ या फिर कह लो डिस्टेंस जो कि करंट या फिर चार्ज फ्लो किया है छोटे से इंस्टेंट के बीच में। हाँ, डायरेक्शन से मालूम हो जाता है। और एरिया क्या होता है? अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या था, ये साइड ए रेडियस है, ये साइड बी। ए हल्की सा, बी जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बी और ए दोनों ही एल से बहुत छोटे हैं। अब कह रहा है कि काइंड ऑफ इसका डायग्राम ऐसे है। ये फर्स्ट टाइम रुक जाओ यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। एक सेकेंड काइंड ऑफ ऐसा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, पीछे भी कई जगह लगा लेकिन वहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया। रेजिस्टेंस क्या होगा? रो एल बाई। अब देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि एरिया कैसे वेरी कर रहा है, इसका तो कोई इक्वेशन नहीं दिया है, क्योंकि भैया देखो जब आगे आगे बढ़ रहे हैं तो एरिया धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो एरिया वेरी करने के लिए कुछ इक्वेशन देना चाहिए था। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, एक डिस्क मान लेते हैं इतनी दूरी पर आकर के, एक्स दूरी पर आकर के, डी एक्स थिकनेस की। तो रो एल बाई ए में एल तो पता चल गया कि डी एक्स होगा, क्यों? क्योंकि उस इंस्टेंट पे वो जो डिस्क माने हैं उसकी थिकनेस डी एक्स है, तो डी एक्स जाएगा। अब इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्स भी वेरिएबल है डी एक्स वाला, और जो आर है रेडियस भी वेरिएबल है। इसकी जो रेडियस होगी आर, अगर हम उसको आर मानते हैं तो वो भी वेरिएबल है। तो अब क्या होगा? अब देखो यही जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि रेडियस का आप कैसे पता करोगे जब आपको कुछ ना दिया हो। अब हमको क्या दे रखा है ना, पहली तो कंडीशन जो है कि ए और बी जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बी बड़ा है, और बी और ए जो है एल से बहुत छोटे हैं। अब यहाँ पर देखो किया क्या हुआ है कि ये जो डिस्क है उसको ले आया गया है। ये डिस्क की ये वाली मेरी एक्सियल लाइन है जो कि यहाँ थी, ये रेडियस ए है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बी है जो पीछे थी। ठीक है, अब क्या है कि ये जो डिस्क है ये ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो जो अगर रेडियस आर मान लेते हैं तो जो रेडियस आर होगी, कहाँ लिखा हूँ, कहीं तो लिखा हूँ भैया, हाँ ये देखो साफ तो लिखा हुआ है। ये जो आर रेडियस होगी वो ए प्लस सम डिस्टेंस, ए वाली डिस्टेंस पूरा, और ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है इसको वाई मान लेते हैं, तो रेडियस हो जाएगा ए प्लस वाई। अब ए और वाई के बीच में रिलेशन हमको पता करना है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है जो कि वाई और ये एक्स हो जाएगा, यहाँ पर जो tan थीटा होगा वाई बाई एक्स। सेम चीज़, अब सिंस ये एंगल दोनों के लिए ही सेम है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। बी ए होता है, ए माइनस कर देंगे तो ये लेंथ हो जाएगा बी, ये हो जाएगा टोटल लेंथ एल। तो बी माइनस ए इजिकल टू tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, दोनों tan थीटा को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से निकल के आता है रेडियस की एक वैल्यू, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो इस
ए बी और एल के टर्म में और एक्स के टर्म में निकल के आ जाती है ये। अब जो है यही रेडियस हमको यहाँ रखना है, तब हमको तुम्हारा जो है सारा वेरिएबल और इक्वेशन हो जाएगा कांस्टेंट, जैसे मतलब एक ही टर्म एक ही वेरिएबल बचेगा। जब आर रेडियस की वैल्यू रख देते हैं तो ए बी ए और एल ये दोनों ये सब कांस्टेंट है। एक्स जो है वो है अपना डी एक्स के लिए इंटीग्रेशन वाला वेरिएबल। अब इसमें यहाँ रखते हैं तो जब भी ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर देखे तो उसको के मान लिया जाता है, तो के बी माइनस ए अपॉन एल को के मान लिए हैं, तो के अब ये हो गया है ये। इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया। देखो यहाँ डाउट हुआ था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में भी, जो नीचे वाली टर्म है पूरा उसको टी मान लेते हैं, ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिंस ये एक्स है ये कॉन्स्टेंट तो के डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई के। अब यहाँ जो ये डी एक्स था इसको रिप्लेस किया जाता है तो डी टी बाई के हो गया, और ये जो चीज़ थी इसको टी माइनस थे तो ये टी स्क्वायर हो गई, के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और जो टी टी का टी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वो वन माइनस वन अपॉन टी होगा। फिर यहाँ पर इसको रख करके आगे ये सॉल्व हो जाएगा ऐसे। जो कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने वाला था वो ये वाला था कि अगर जैसे दो वेरिएबल आ रहा है इंटीग्रेशन में, तो ये वाला जो हम चीज़ देख सकते हैं कि रेडियस जो है वो अगर रेडियस दो पैरामीटर्स के बीच में लाई करती है तो हम उन दोनों के बीच में इसका एक रिलेशन बना सकते हैं tan थीटा की मदद से। और फिर अभी आज इस वाले चैप्टर इस वाले घंटा जो पहला लेक्चर था ये है लेक्चर 1 है इसका, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले कुछ नहीं, जो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है उसके बारे में बताया गया है कि, और एक चीज़ एवरेज का जो फॉर्मूला होता है कि अगर एवरेज करंट बोल दिया जाए तो हम कैसे पता करते हैं। तो एवरेज करंट क्या होता है, करंट होता है पहली बार क्यू बाई टी, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा हूँ बस बोल रहा हूँ, तो क्यू बाई टी होता है, तो एवरेज करंट होगा कि Q2 माइनस क्यू वन अपॉन T2 माइनस T1, ये हो गया। लेकिन अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में हमको इसको लिखना हो तो इंटीग्रेशन फॉर्म में होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आई डी टी क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई डी टी, लिखा नहीं हो बस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ T1 से लेकर के T2 तक टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ये चार्ज लिखने का तरीका है Q इज इक्वल टू आई डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये आ जाता है। एंड आरएमएस वगैरह के टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर ये कुछ इक्वेशन है, फिर मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर मतलब मीन ऑफ स्क्वायर। पहले तो ये जो भी आपको इक्वेशन दी उसको स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसका आप मीन निकालिए। मीन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, मीन मतलब एवरेज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाया गया था कि आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3t दे दिया गया था, मीन स्क्वायर करना है, यानी कि जो भी फंक्शन होगा उसको पहले मैं स्क्वायर करूँगा फिर उसका मैं मीन कर लूँगा, मीन ऑफ स्क्वायर। इसलिए देखो यहाँ ऑफ नहीं होता बट मैंने ऑफ लिख रखा है, तो फंक्शन का स्क्वायर करूँगा ड्यूरेशन डी टी। अभी देखो इसमें क्या होता है ना, आप टाइम के हिसाब से भी निकाल सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आप जो है मीन स्क्वायर निकाल सकते हो, और मीन स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक डिस्टेंस या फिर किसी और पोजीशन या फिर कोई एक और वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। बस आपको ये जो है वेरिएबल चेंज कर देने हैं और अपना लिमिट चेंज कर देना है। फिर आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर निकाल के उसका रूट कर देंगे, तो आरएमएस बस रूट कर देना होता है इसका। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डी टी की मदद से भी और क्या एक्स की मदद से भी निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो, जब इसका हमने रूट मीन्स सॉरी क्या था, इसका मीन स्क्वायर वाली पता करेंगे तो स्क्वायर करेंगे पहले मीन ऑफ स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर करो फिर उसका मीन निकाल लो। मीन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन पहले ऊपर वाली करंट को जो है चार्ज को पूरा इंटीग्रेट करेंगे ताकि टोटल चार्ज आ जाए, फिर नीचे टाइम को टोटल इंटीग्रेट करेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ ग्राफ वाली बातें थी, ग्राफ वाली बातें डायरेक्ट समझ आ जाएंगी। करंट डेंसिटी का कुछ फार्मूला होता है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, और यहाँ से जो करंट निकल के आता है वो J इंटू ए आता है। अब इसको रिमेंबर करने का ही तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मान लो ऐसे इमेजिन करना है कि स्पेस में खूब सारा इलेक्ट्रॉन पड़ा है या फिर करंट पड़ा हुआ है, बस वो फ्लो कब करेगा, जब उसको एक पर्टिकुलर पाथ पता चलेगा कि हाँ भैया यहीं से फ्लो हो। तो करंट क्या होगी, J मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ा हुआ है किसी एरिया में, उसको पता नहीं है कहाँ से फ्लो होना है, जैसे मैं एक एरिया लाऊंगा परपेंडिकुलरली वो फ्लो करने लगेगा तो बस मेरी करंट मिल जाएगी। ये तरीका याद रखने का। बाकी ये क्वेश्चन याद रखना है, एक दूसरे के अंदर ही क्वेश्चन लगा करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर भी सब इक्वेशन वाली बातें हैं याद रखने वाली ये सब, और ये सब आता है उसको, ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वीडियो बताने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंस ऑन कंडक्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए। जो देखो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का वो भी ऐसे ही होता है, आर इक्वल टू आर नॉट, जैसे कि थर्मल में होता था आर इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 प्लस डेल्टा डेल्टा टी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और ये तो चलो कंडक्टर के लिए होगा, जो इनिशियली कुछ होता है उसके बाद जब कंडक्टर हीट करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है।
फिर सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि देखो यहाँ सेमीकंडक्टर्स में एन भी इंक्रीज़ होता है जब हम हीट करते हैं नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जो टाउ है यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा, क्यों? क्योंकि हीट होगी तो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी ऑफ हीटिंग जल्दी हो जाएगी, तो वहाँ टाउ कम होता है। तो उस दोनों में ही जब चेंज होता है तो वहाँ पर ऐसा इक्वेशन कुछ निकल के आता है कि यहाँ पर जो है एन डोमिनेट कर जाता है। फिर यहाँ पर भी कुछ इक्वेशंस हैं और एक कुछ क्वेश्चन था रेगुलर कंडक्टर का। रेगुलर कंडक्टर में क्या है, सबसे मेन अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ सब कम होता है, यानी कि वहाँ पर वो स्पीड भी कम होगी, डेंसिटी भी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। फिर यहाँ पर ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अच्छा है। एंड एक ये था कि अगर वायर है, वायर को खींच के बड़ा कर दिया तो क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट वहाँ है, वॉल्यूम कंजर्व करना है, फिर आपको इक्वेशन निकल के आ जाएगी। वैसे भी देखें तो अगर रेजिस्टेंस न्यू की बात करें तो एन स्क्वायर हो जाता है अगर उसको आपने खींच के डबल कर दिया है, ठीक है। फिर ये कि ये वाला था कि एल और ए का मतलब समझे थे इस वाले क्वेश्चन में। फिर इसमें जो है वही शेल लेकर के फाइंड किया गया था।